बच्चों, इस वर्ष आपके लिए वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर दस्तूरवाड़ी दादर मुंबई से एक नया YouTube चैनल निर्मित किया गया है। इसका नाम है BMC VTC हिंदी चैनल और यह है इसका लोगो। महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद विद्या परिषद द्वारा निर्धारित अभ्यासक्रम तथा महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिति व अभ्यासक्रम संशोधन मंडल द्वारा निर्मित पाठ्यपुस्तकों पर आधारित कक्षा 1 से 10वीं तक पाठ निहाय शैक्षणिक वीडियो देखने के लिए BMC VTC हिंदी चैनल को लॉग इन एवं सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के घटक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर हल करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक भी दी गई है। लिंक खोलकर इस फॉर्म को जरूर भरें। अभी जिस लिंक के बारे में मैंने बात की वह लिंक यहां दी गई है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह लिंक आपको मिलेगी। इस लिंक को ओपन करें। लिंक के ऊपर इस तरह से आपको सूचना भी मिलेगी। अपना अभिप्राय नीचे दी गई लिंक में अवश्य व्यक्त करें। तो इस लिंक को जरूर खोलें। इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर आपको देने हैं। बहुत ही सरल और सामान्य प्रश्न है, इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस लिंक को जरूर जरूर खोलें और इसे भरें। जैसे ही आप दी गई लिंक को क्लिक करते हैं, इस तरह से एक गूगल फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा, जिसमें ऊपर लिखा हुआ है BMC VTC चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो देखने के बाद अपने सुझाव मत अवश्य दें। तो उस फॉर्म में आपको इस तरह से जानकारी पूछी गई है आपसे। आपका नाम, तो यहां आप अपना नाम लिखेंगे। आपकी पाठशाला का नाम, अपनी शाला का नाम लिखना है आपको यहां पर। तो चलो एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि हम जब मोबाइल में अपना चैनल खोलते हैं तो हमें किस तरह से दिखाई देता है। यह मैंने अपना चैनल खोला है BMC VTC हिंदी चैनल और भूगोल का पहला पाठ है पृथ्वी और रेखा जाल। इस वीडियो के हम स्क्रीन के हम दाईं ओर देख रहे हैं, एक छोटा सा चिन्ह बना हुआ है। जब इस चिन्ह को हम क्लिक करते हैं तो इसी के नीचे खुल जाता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिनके बारे में हमने पहले बात की है। इन प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना है, इन्हें अपनी कॉपी में लिखना है और इन प्रश्नों के उत्तर भी लिखने हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको कहां मिलेंगे? इसी वीडियो में मिलेंगे। तो जब आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको उनके उत्तर मिल जाएंगे। और जहां पर ये प्रश्न खत्म होते हैं उसी के नीचे आपको एक ये लिंक दी गई है। इस लिंक को खोलें। जैसे ही इस लिंक को आप क्लिक करेंगे ये लिंक अपने आप खुल जाएगी। इसमें गूगल फॉर्म मिलेगा आपको और उस फॉर्म में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत ही सहज और सरल प्रश्न। उनको टिक मार्क कीजिए और इस फॉर्म को सबमिट कीजिए। फॉर्म के लास्ट में नीचे सबमिट की बटन मिलती है, आप सबमिट क्लिक करेंगे तो आपका ये फॉर्म जमा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से यह आपकी प्रक्रिया पूर्ण होती है। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। वर्चुअल क्लास स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज सभी विद्यार्थियों के लिए शाला में प्रत्यक्ष शिक्षा लेना मुश्किल हो रहा है। इस मुश्किल घड़ी में बृहन मुंबई महानगर पालिका ने एक सराहनीय कदम उठाया है और YouTube चैनल की शुरुआत की है। अपने इस YouTube चैनल के अंतर्गत हम शिक्षक आपके समक्ष अपने अपने विषय से संबंधित वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो आज
मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे वर्चुअल क्लास से उपस्थित हूँ अपना एक विषय और अपना एक घटक लेकर। तो चलें अपने विषय की ओर। इतिहास और राजनीति विज्ञान कक्षा 10वीं, पाठ 1, इतिहास लेखन पश्चिमी परंपरा, भाग 2। प्राचीन से आधुनिक कालखंड के इतिहास लेखन पश्चिमी परंपरा, इस पाठ के अंतर्गत आज हम जिन मुद्दों पर चर्चा करेंगे वे हैं 1.1 इतिहास लेखन की परंपरा और 1.2 आधुनिक इतिहास लेखन। 1.1 इतिहास लेखन की परंपरा। इतिहास लेखन और इतिहासकार। इतिहास लेखन करने वाला जो है उसे हम इतिहासकार कहते हैं। तो क्या है इतिहास लेखन और इतिहासकार को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, चलो देखें। इतिहास लेखन और इतिहासकार। इतिहास में उपलब्ध प्रमाणों का अध्ययन पूर्वक अनुसंधान कर भूतकाल में घटित घटनाओं की प्रस्तुति अथवा संरचना करने की लेखन पद्धति को इतिहास लेखन कहते हैं। यानी हमारे पास जो प्रमाण हैं उन प्रमाणों का भी अध्ययन करते हैं, उन पर भी अनुसंधान करते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि इतिहास के अनुसंधान की पद्धति क्या है। तो जो उपलब्ध प्रमाण हैं उनका भी गहराई से अध्ययन किया जाता है और उसके बाद भूतकाल में घटित घटनाओं की प्रस्तुति या संरचना की जाती है और इसी संरचना करने की लेखन पद्धति को हम इतिहास लेखन कहते हैं। इतिहास की इस प्रकार अध्ययन पूर्ण प्रस्तुति अथवा संरचना करने वाले अनुसंधानकर्ता को इतिहासकार कहते हैं। और जो यह महनीय कार्य करता है, महत्वपूर्ण काम करता है लेखन वाला, उसे हम इतिहासकार कहते हैं। तो इतिहास की जो घटित घटनाएं हैं, अतीत की घटनाएं हैं, उनका गहराई से अध्ययन करना, उस पर अनुसंधान करना, जांच पड़ताल करना और उसके बाद उन्हें एक सिस्टमैटिक तरीके से प्रस्तुत करना, लेखन द्वारा उसे प्रस्तुत करना, और जो इसे प्रस्तुत करता है उसे हम इतिहासकार कहते हैं। तो इतिहासकार का काम बहुत कठिन होता है, आसान नहीं होता है। एक जो गणित का कोई अनुसंधान करता है या विज्ञान का अनुसंधान करता है, वैज्ञानिक है, तो उसके लिए किसी निर्णय पर पहुंचना और सत्यापित करना थोड़ा आसान होता है क्योंकि उसे प्रयोग करने पड़ते हैं निरंतर। लेकिन हमारा इतिहासकार कोई प्रयोग नहीं कर सकता, वह अतीत को दोहरा नहीं सकता और फिर भी उसे अतीत की घटनाओं को एकदम 100% सत्य के रूप में स्थापित करना होता है। तो आप सोच लो कितना कठिन काम है उसका। इतिहासकार के समक्ष चुनौतियां। इतिहास के प्रस्तुति अथवा संरचना करते समय इतिहासकार के लिए भूतकाल में घटित प्रत्येक घटना का उल्लेख करना और उसका बोध कराना संभव नहीं होता है। जो बीत गया उसे हम कैसे खड़ा कर सकते हैं? कोई हमसे कहे कि आप 10 साल पहले का समय लाके खड़ा कर दो, आज आप कक्षा 10वीं में हो और कोई आपसे कहे कि भाई मुझे तो कक्षा 5वीं वाले बच्चे को देखना है, तो आप कक्षा 5वीं में कैसे दिखते थे वो समय हमारे सामने लाके खड़ा कर दो, तो क्या ये संभव है? नहीं, ये नामुमकिन है। तो इतिहासकार जो होता है उसे इसी नामुमकिन को मुमकिन करना होता है। कैसे? अपने लेखन के द्वारा। तो इसलिए उसके सामने बहुत ही कठिन चुनौती रहती है कि वो किस तरह से अच्छे ढंग से सही जानकारी प्रस्तुत कर सके। चुनी हुई घटनाएं और उनको प्रस्तुत करते समय इतिहासकार द्वारा अवलंबित वैचारिक दृष्टिकोण उसकी लेखन शैली को निर्धारित करता है। और जो भी घटनाएं घटित हुई हैं
उन घटनाओं को प्रस्तुत करते समय इतिहासकार का दृष्टिकोण भी उसमें जुड़ जाता है। उसकी लेखन शैली भी उसके दृष्टिकोण से प्रभावित होती है। विश्व की प्राचीन संस्कृतियों में इस प्रकार इतिहास लिखने की परंपरा नहीं थी। जैसे आज हम इतिहास हमें मिलता है दस्तावेज के रूप में, प्रमाण पत्र के रूप में, किसी लेख के रूप में, लेकिन प्राचीन संस्कृतियों में, प्राचीन काल में इस तरह का इतिहास लिखा जाए ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, ऐसी कोई परंपरा नहीं थी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उन लोगों को भूतकाल का बोध नहीं था या उनको अपने अतीत को जानने की जिज्ञासा नहीं थी। अपने बड़े बुजुर्गों द्वारा सुनी हुई हमारे पूर्वजों के जीवन और वीरता पराक्रम की बातें अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की आवश्यकता उस समय भी अनुभव होती थी, जब फिल्में नहीं थी, टाइपराइटर नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, पब्लिक प्रिंटिंग प्रेस नहीं थे। उस समय भी उन लोगों को लगता था कि हमने जो अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है, जो उनके संघर्ष की बातें, उनकी वीरता और पराक्रम की बातें हमारी अगली पीढ़ी तक पहुंचे। और ऐसी सतत एक जिज्ञासा उनके अंदर एक बनी रहती थी, एक चाहत बनी रहती थी कि हम अपनी बात कैसे आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाएं। और इसीलिए इतिहास लेखन की परंपरा शुरू हुई। कैसे शुरू हुई? तो उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने गुफाओं में चित्र बनाए। जहां वो रहते थे वहां उन्होंने चित्र बनाए, अपने जन जीवन से संबंधित, अपने रहन सहन से संबंधित, अपने उत्सव तीज त्योहार से संबंधित चित्र बनाए। और चित्र बनाने का उद्देश्य क्या था? अपनी स्मृतियों का संरक्षण करना, कहानी कहना, कथा कथन, गीतों और शौर्य गीतों का गायन करना। इस तरह की परंपराएं विश्व की संस्कृतियों में अति प्राचीन समय से विद्यमान थी। लिखने की परंपरा भले न रही हो, उनके पास लिपि, भाषा या शैली भले न रही हो, लेकिन उन्होंने फिर भी अपनी प्राचीनता को, अपने अतीत को जीवित रखा, आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया। और कैसे? तो उन्होंने गुफाओं में चित्र बनाए। आज हम बहुत सारी गुफाओं में इस तरह के चित्र देखते हैं। भारत में यदि हम बात करें तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में भोपाल के पास भीमबेटका की गुफाएं हैं और वहां पर इस तरह से आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र अभी भी हम देख सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये भीमबेटका की गुफाओं में बने हुए शैल चित्र और गीतों और शौर्य गीतों का गायन करना। और महाराष्ट्र में तो पोवाड़ा गायन की परंपरा बहुत प्राचीन समय से है। तो ये सारी जो परंपराएं हैं, इनसे क्या होता था? ये सारी बातें हमारी अगली पीढ़ी तक पहुंचती रहती थी। और आधुनिक इतिहास लेखन में इन परंपराओं का उपयोग साधनों के रूप में किया जाता है। हम इन्हें इतिहास के मौखिक साधन कहते हैं, पोवाड़ा गायन को या शौर्य गीतों के गायन को। इन चित्रों को जब हम देखते हैं तो ये इतिहास के भौतिक साधन हैं। तो इस तरह से इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत हम आदिकाल से ही देखते हैं। इतिहास लेखन ऐतिहासिक घटनाओं का लिखित अंकन करने की परंपरा का प्रारंभ मेसोपोटामिया की सुमेर संस्कृति में हुआ, ऐसा वर्तमान स्थिति में कहा जाता है। सुमेर साम्राज्य के राजाओं और उनके बीच हुए संघर्षों की कहानियों का वर्णन तत्कालीन शिलालेखों में संरक्षित रखा गया है। आपको यदि याद होगा तो कक्षा 5वीं की परिसर अध्ययन की पुस्तक भाग 2 हम ऐसे बने, उसमें हमने नदियों के किनारे जो सभ्यताएं विकसित हुई थी उनकी बात पढ़ी है। और उसी में हमने मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में भी जानकारी प्राप्त की थी। तो दुनिया की सबसे प्राचीनतम जो सभ्यता है उनमें से एक है मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की संस्कृति। आओ देखें कि वर्तमान समय में मेसोपोटामिया की सभ्यता हम कहाँ देख सकते हैं।
तो मेसोपोटामिया की सभ्यता आज तो हम नहीं देख सकते, लेकिन जो इसका क्षेत्र है वर्तमान, ये सऊदी अरब का इलाका है, यह वहाँ का मानचित्र। और सऊदी अरब के यहाँ उत्तर में यहाँ इराक एक राष्ट्र है। तो यही इराक जो है, वर्तमान में जो इराक है, यही अतीत की मेसोपोटामिया सभ्यता का प्रतीक है। यहाँ दो नदियों के मुहाने पर, यूफ्रेटिस और टिग्रिस, दो नदियों के बीच ये सभ्यता विकसित हुई थी। यदि हम यहाँ इस मानचित्र में डिटेल में देखें तो हम यहाँ देख रहे हैं ये हरा भरा इलाका। ये हरा भरा इलाका क्यों है? क्योंकि यहाँ नदियां थी, नदियों के किनारे उपजाऊ जमीन, हरियाली का क्षेत्र, और इसी क्षेत्र में मानव सभ्यता ने विकास की दिशा में अपना कदम बढ़ाया था। हम यहाँ देख रहे हैं यूफ्रेटिस और ये टिग्रिस, ये दो नदियां हैं। इन दो नदियों के पास इस सभ्यता का विकास हुआ। और ये जो नदी है, इसमें ये नदी का जहां मुहाना है, जहां ये नदी फारस की खाड़ी में मिलती है, उसी के पास सबसे यहाँ सुमेर संस्कृति, मेसोपोटामिया की सभ्यता में हम तीन संस्कृतियों का उत्कर्ष देखते हैं, विकास देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं सुमेर संस्कृति, और उसके हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं उत्तर पश्चिम में, तो हम बेबीलोनिया की संस्कृति देखते हैं, और उसके ऊपर हम चलते हैं तो असीरिया सभ्यता को हम देखते हैं। तो इस तरह से ये तीन सभ्यताएं मेसोपोटामिया सभ्यता का हिस्सा हैं। ये क्षेत्र है मेसोपोटामिया का। एक बार फिर हम मानचित्र की दुनिया में पहुंचते हैं और देखते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता के अवशेष। वर्तमान समय में यह है इराक, एक राष्ट्र है इराक, और यहाँ पर दो नदियां, दजला और दूसरी नदी है फरात। प्राचीन समय में इन नदियों को हम यूफ्रेटिस और इसे हम टिग्रिस के नाम से जानते हैं। इन्हीं नदियों के आसपास मानव सभ्यता विकसित हुई, क्योंकि हम जानते हैं कि जहां भी नदियां थी वहीं पर मानव सभ्यता ने पहली बार सांस ली। क्यों? क्योंकि नदी के किनारे पीने का जल उपलब्ध है, खेती के लिए जल उपलब्ध है, प्राणियों के लिए एक सुरक्षित जगह है, उनके भोजन की व्यवस्था है, शाकाहारी प्राणी है तो उसके लिए उनके लिए हरी हरी घास है, हरियाली है। तो इस तरह से नदियों के आसपास ही मानव सभ्यता और संस्कृति ने सांसें ली और उनका विकास हुआ। हम यदि इस मानचित्र में देखें यहाँ पर, तो यह है यूफ्रेटिस और यह है टिग्रिस। और यदि वर्तमान समय के संदर्भ में देखें तो ये इराक जो है, ये राष्ट्र है। इसके हम उत्तर पश्चिम में देखें तो सीरिया है, इसके हम यहाँ पे दक्षिण पूर्व में देखें तो बगदाद है, दक्षिण में सऊदी अरेबिया, और इस तरह से ये हमें वर्तमान स्थिति हमें दिखाई देती है। और हम जब नीचे इस मानचित्र में पहुंचते हैं तो यह देख रहे हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता, और यह हमारे भारत देश की सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु नदी की घाटी में जो सभ्यता विकसित हुई उसे सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यह मेसोपोटामिया के जो लोग थे और सिंधु घाटी में जो बसने वाले लोग थे, इनके बीच आपस में व्यापार संबंध थे। ये विभिन्न वस्तुओं का व्यापार करते थे, अनाज का, मसालों का, कलाकृतियों का, विभिन्न वस्तुओं के आदान प्रदान का व्यापार इन दोनों सभ्यताओं के बीच हुआ करता था। यहाँ पर एक हम पत्थर का टुकड़ा देख रहे हैं, एक अलग से आकार में है, इसमें कुछ उकेरा गया है। क्या है इसमें और क्या है ये पत्थर का टुकड़ा? तो बच्चों, सर्वाधिक प्राचीन शिलालेख है ये, वर्तमान दुनिया में पाया जाने वाला सबसे पुराना शिलालेख है, यानी लगभग 4,500 साल पुराना है। और इस शिलालेख में दिया क्या है? तो इस शिलालेख में सुमेर के, हमने सुमेर सभ्यता देखी, कहाँ देखी हमने? जहां यूफ्रेटिस और टिग्रिस
ये दो नदियों के मुहाने पे जो सभ्यता विकसित हुई वह सुमेर सभ्यता। तो सुमेर सभ्यता के तत्कालीन यानी उस समय के दो राजाओं के बीच जो युद्ध हुआ, उस युद्ध को अंकित किया गया है इसमें। और इस समय यह शिलालेख फ्रांस के विश्वविख्यात लूव्र संग्रहालय में रखा गया है। इस चित्र को यदि हम ध्यान से देखें तो इसमें हाथ में ढाल और भाला लिए हुए सैनिकों की पंक्तियां हैं ना। यहाँ देख रहे सैनिक हैं सब इनके, और ये इनके हाथ में ढाल है और भाला है। हम देख रहे हैं सबके हाथ में भाला है, और ये एकदम सिस्टमैटिक अनुशासन में चल रहे हैं, कहीं भगदड़ नहीं मची है एकदम। तो बिल्कुल अनुशासित पंक्ति में चल रहे हैं, और उनका नेतृत्व करता हुआ एक उनका सेनापति है यहाँ पर। तो ये जो शिलालेख है, जो ये शिलाखंड है, इसमें ये युद्ध का अंकन किया गया है। और यह शिलालेख हम कहाँ देखते हैं? तो ये फ्रांस के लूव्र संग्रहालय में। आओ देखें फ्रांस कहाँ पर है। ये हमारे विश्व का मानचित्र, और ये है यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विकसित राष्ट्र है फ्रांस। ये है फ्रांस, यूरोप महाद्वीप, और यूरोप महाद्वीप में ये है फ्रांस। इसी फ्रांस के लूव्र संग्रहालय में वह प्राचीनतम शिलाखंड रखा हुआ है। यह है फ्रांस का विश्वविख्यात लूव्र संग्रहालय। बहुत बड़ा है ये संग्रहालय। यदि इस संग्रहालय को घूमना है और हम सोचे कि हम एक दिन में इसे पूरा देख लेंगे, तो यह नामुमकिन है। बहुत ही सुंदर, बहुत विशाल, और हर साल लाखों पर्यटक देश विदेश से यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ की कलाकृतियों को देखने के लिए, अतीत के गलियारों में घूमने के लिए, अपने आदि मानव को देखने के लिए, अपने पूर्वजों को जानने के लिए। आधुनिक इतिहास लेखन पद्धति। तो प्राचीन काल में तो इतिहास हमने देखा कि लोग कैसे लिखते थे। पहाड़ों पे या गुफाओं के अंदर चित्र बनाकर लिखते थे। मौखिक परंपरा चलती थी, शौर्य गीतों का गायन होता था। अब आधुनिक इतिहास लेखन पद्धति क्या है? तो आधुनिक इतिहास लेखन पद्धति यह एक वैज्ञानिक पद्धति है, और इसका प्रारंभ उचित प्रश्नों की प्रस्तुति के साथ होता है। और ये जो उचित प्रश्न है, कैसे प्रश्न है? यह प्रश्न मानव केंद्रित होते हैं, अर्थात ये प्रश्न भूतकालीन विभिन्न मानवीय समाज के सदस्यों द्वारा विशिष्ट कालावधि में किए गए कार्य व्यापारों से संबंधित होते हैं। इतिहास में उन कार्य व्यापारों का संबंध दैवी घटनाओं अथवा देवी देवताओं की कथा कहानियों के साथ जोड़ने का प्रयास नहीं किया जाता। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो इसमें आधुनिक जो लेखन है इतिहास का, इसमें जो भी प्रश्न है, जो भी समस्याएं हैं, जो भी समाधान है, वो सब मानव केंद्रित हैं। मनुष्य ने अपने भूतकाल में अपने समाज में, समाज के विभिन्न सदस्यों द्वारा जो भी कार्य व्यापार किया है, उसका ब्यौरा इसमें हमें मिलता है। और जो भी कार्य व्यापार है, इनका संबंध किसी भी प्रकार से देवी देवताओं के साथ नहीं जोड़ा जाता, या कथा कहानियों के साथ किसी घटना या प्रसंग को नहीं जोड़ा जाता। तीसरा प्रमुख मुद्दा है कि उन प्रश्नों के इतिहास में दिए गए उत्तरों को विश्वसनीय प्रमाणों का आधार प्राप्त रहता है। और जो भी मानव समाज से संबंधित अतीत के प्रश्न हैं, मानव समाज के कार्य व्यापार हैं, उनको एक विश्वसनीय प्रमाण के आधार पर लिखा जाता है। अतः इतिहास की प्रस्तुति अथवा संरचना तर्कपूर्ण और सुसंगति बैठाने वाली होती है। भूतकाल में मानव समाज द्वारा किए गए कार्य व्यापारों के आधार पर इतिहास में मानव समाज की प्रगति का अनुमान किया जाता है। ऐसा माना जाता है
कि आधुनिक इतिहास लेखन की परंपरा के बीज प्राचीन ग्रीक अर्थात यूनानी इतिहासकारों के लेखन में पाए जाते हैं। यानी आधुनिक इतिहास लेखन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो आधुनिक इतिहास लेखन की परंपरा जो शुरू हुई वह प्राचीन ग्रीक इतिहासकारों से शुरू होती है। हिस्ट्री, हम इतिहास को अंग्रेजी में हिस्ट्री भी कहते हैं, तो हिस्ट्री जो शब्द है यह मूलतः ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस ने हिस्ट्री शब्द का सबसे पहले प्रयोग अपने द हिस्ट्रीज ग्रंथ के शीर्षक में किया था। हेरोडोटस एक बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार और भूगोलवेत्ता था। उसने एक ग्रंथ लिखा द हिस्ट्रीज, और उसमें उन्होंने सबसे पहले हिस्ट्री का प्रयोग किया और बाद में यह हिस्ट्री शब्द इतिहास के लिए उपयोग में लाया जाने लगा। यह है हेरोडोटस का प्रमुख ग्रंथ द हिस्ट्रीज। अब कौन थे हेरोडोटस? ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में हेरोडोटस नामक ग्रीक इतिहासकार और भूगोलवेत्ता हुआ करते थे। इतिहास को सर्वप्रथम महान कथा रूप में लिखने के लिए हेरोडोटस को इतिहास का पिता के रूप में जाना जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री इन्हें कहते हैं। इन्होंने प्राचीन दुनिया भर की यात्रा की थी। जिस कालखंड में हेरोडोटस हुए यानी ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में, तो जितनी भी ज्ञात दुनिया थी, विश्व का हर वह भूखंड जो ज्ञात था मानव समाज को, वहां की यात्रा आपने की थी। और उन्होंने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ग्रीस और फारस के बीच घटनाओं और युद्धों का दस्तावेज बनाया था। तो ग्रीस और फारस के बीच जो भी व्यापार हुए, व्यवहार हुए, जो घटनाएं घटित हुई और जो युद्ध भी हुए, इन सब का दस्तावेज हेरोडोटस ने बनाया। डॉक्यूमेंटेशन जिसे हम कहते हैं आज की डेट में, कि उसको उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन किया, डॉक्यूमेंट के रूप में सहेजा। उन्होंने लेखन की अपनी शैली में एक उदाहरण निर्धारित किया है और उनके काम अभी भी उस अवधि से सूचना का एक मूल्यवान स्रोत है। और हेरोडोटस का जो काम है वो इतना मूल्यवान है, इतना अनमोल है कि उस कालखंड के यानी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कालखंड के जो भी सूचनाएं हमें चाहिए होती है, जो भी जानकारी हमें चाहिए होती है, तो आज भी उनके ग्रंथ हमें दिशा सूचक का काम करते हैं। और हेरोडोटस ने न केवल इतिहास लिखा बल्कि वो भूगोलवेत्ता थे। मतलब वो पर्यटन किया करते थे, दुनिया भर का पर्यटन उन्होंने किया। एक बहुत अच्छे यात्री थे वो। तो जहाँ जहाँ वो गए उन्होंने उस जगह का वर्णन किया, उस जगह के बारे में बारीक से बारीक बातों को लिखा। अगला महत्वपूर्ण मुद्दा है 1.3 यूरोप में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास और इतिहास लेखन। 18वीं शताब्दी तक यूरोप में दर्शन और विज्ञान क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई। यानी चाहे कला का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, चिंतन का क्षेत्र हो, स्थापत्य का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में यूरोप में उल्लेखनीय प्रगति हुई। लेकिन 18वीं शताब्दी के पहले क्या स्थिति थी? हम यहाँ देखते हैं कि 18वीं शताब्दी में एक तरह से यूरोप में पुनर्जागरण हुआ। जो यूरोप पिछड़ा हुआ था, आडंबरों और रूढ़ियों से बंधा हुआ था, वहां पर आजादी के, प्रगति के नए स्वर सुनाई देने लगे। वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करते हुए सामाजिक और ऐतिहासिक यथार्थों का भी अध्ययन करना संभव है, ऐसा विश्वास विचारकों को होने लगा था। इसका मतलब कि पहले वहां वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक विचारधारा विकसित नहीं थी, लेकिन 18वीं शताब्दी के बाद यह परिवर्तन हुआ और वहाँ के जो विचारक थे, थिंकर्स थे, उन्हें लगा कि हम वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करते हुए सामाजिक अध्ययन कर सकते हैं, ऐतिहासिक यथार्थों का अध्ययन कर सकते हैं।
यह प्राचीन विश्व का मानचित्र, यह है यूरोप महाद्वीप और यह है अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का संयुक्त राज्य अमेरिका। हम देखते हैं कि यूरोप और अमेरिका में इतिहास और इतिहास का लेखन जैसे विषयों पर बहुत विचार मंथन हुआ। फलस्वरूप इतिहास लेखन में वस्तुनिष्ठता को महत्व प्राप्त होता गया। यानी इतिहास केवल कहानियों का हिस्सा बन के नहीं रहा, इतिहास केवल मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ा गया, न लिखा गया, बल्कि उसके ऊपर बहुत विचार मंथन हुआ। सभी ने, वहाँ के जो विचारक थे, उन्होंने विचार किया कि इतिहास कैसे लिखा जाए और इतिहास क्यों लिखा जाए, आने वाली पीढ़ी अपने अतीत के बारे में कैसे जानेगी, कैसे समझेगी, और इसलिए उन्होंने बहुत बारीक से बारीक मुद्दों पर चर्चा की। इसका परिणाम क्या हुआ कि इतिहास लेखन को भी वस्तुनिष्ठता मिलने लगी। यानी इतिहास में भी हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखने लगे, वैज्ञानिक पद्धति से जांच पड़ताल करके इतिहास लेखन किया जाने लगा। सोलहवीं शताब्दी के प्रारंभ में समस्त पश्चिमी यूरोप धार्मिक मामलों में रोम के पोप का शासन स्वीकार करते थे। यानी वहां भी हम देखते हैं कि धर्म का बोलबाला था, और जो धर्मगुरु थे वहां के ईसाई धर्मगुरु, वो लोगों के अज्ञान से लाभ उठाकर कर्मकांड का ढोल पीटते थे, धर्म के नाम पर लोगों को लूटते थे। और इसके विरोध में यूरोप में आंदोलन प्रारंभ हुआ और अनेक सुधार हुए। तो ये धर्मगुरु जो लोग थे, इनके पास जानकारी थी, ज्ञान था, लेकिन बाकी जनता के पास उतनी जानकारी या उतना गहन अध्ययन नहीं था उनका। तो उनके अज्ञानता का ये लोग फायदा उठाते थे और अनावश्यक कर्मकांड का ढोल पीटते थे। तो इस तरह लेकिन अंत में एक समय ऐसा आया कि वहां के लोगों ने, यानी यूरोप के लोगों ने विद्रोह कर दिया और ईसाई धर्मगुरुओं के विरोध में बहुत आंदोलन हुए। और इसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि यूरोप में कई सुधार भी हुए। 18वीं शताब्दी से पहले यूरोप के विश्वविद्यालयों में सर्वत्र ईश्वर संबंधी विचार विमर्श करना और उस संबंध में दर्शन जैसे विषयों को ही अधिक महत्व दिया गया था। यानी फिलॉसफी, व्हाट इज गॉड, व्हाट इज फिलॉसफी, व्हाट इज लाइफ, ऐसे ही मुद्दों पर चर्चा होती थी, विचार विमर्श होता था और ऐसे ही विषयों को महत्व दिया जाता था। लेकिन जब ये पुनर्जागरण काल आया, धर्म सुधार आंदोलन हुए, तो स्थितियों में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। 1737 ईस्वी में जर्मनी के गोटिंगन विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये उसका हम प्राचीन चित्र देख रहे हैं और ये वर्तमान समय का चित्र है। यानी आज के हिसाब से देखो तो कम से कम ये 400 साल पुराना ये विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय में पहली बार इतिहास विषय को स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ, क्योंकि ये पुनर्जागरण काल था, लोगों में नवीन चेतना का संचार हुआ था और इसलिए वहां के लोगों का दृष्टिकोण विकसित हो रहा था। और उसका परिणाम यह हुआ था कि जर्मनी के इस विश्वविद्यालय में पहली बार धर्म, दर्शन, इनके साथ साथ इतिहास को भी एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थान मिला। और एक बार जब शुरुआत हुई तो उसकी शुरुआत होते गई। इसके पश्चात जर्मनी के अन्य विश्वविद्यालय भी इतिहास के अध्ययन केंद्र बने। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे बच्चों 1.4 महत्वपूर्ण विचारक। तो इतिहास लेखन का ये जो विकास हुआ एक नवीन दृष्टिकोण के साथ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ, तो इसमें अनेक विचारकों का योगदान रहा है और उनमें से कुछ महत्वपूर्ण विचारकों की जानकारी हम अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।